So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. So जिस तरह के हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये चीज़ देखी थी कि बूटस्ट्रैप क्या है, उसका यूसेज क्या है और वो किस किस तरह हमारे लिए यूज़फुल है इन द फील्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट। और मैंने आपको उस चीज़ में एक मेन चीज़ ये भी बताई थी कि बूटस्ट्रैप इज ऑल्सो अ फ्रेमवर्क इटसेल्फ। वो खुद एक फ्रेमवर्क है, पूरा कंप्लीट फ्रेमवर्क है जिसको यूज़ करते हैं हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट में सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उसको यूज़ करते हुए अचीव कर सकते हैं। लेकिन वो तो चले एक अलग चीज़ होगी, लेकिन अब उसके अलावा मेरे मेरे पास एक पॉइंट था कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स होते क्या हैं। मतलब उसके बारे में चीज़ें होनी क्या है और होती क्या क्या है, इस चीज़ का भी तो नो हाउ होना चाहिए। तो इस चीज़ को सोचते हुए फिर मैंने सोचा कि आज की ये वीडियो इस चीज़ पे होनी चाहिए कि आपको मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकूं बेसिक्स के फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हैं वो क्या क्या हैं। कई लोगों के मिसकंसेप्शंस ये भी हैं कि HTML CSS ये खुद इटसेल्फ फ्रेमवर्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। HTML वो एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, वो एक फ्रेमवर्क नहीं है। ये चीज़ अब छोड़ दें। तो आज हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होते क्या हैं और वो हम किस लिहाज से किस किस चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कैसे हैं। ये वीडियो लंबी होने वाली है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। तो इस चीज़ के लिहाज से आज हम इसको पार्ट वन का नाम देते हैं। बाकी मैं मेंशन भी कर दूंगा कि पार्ट वन है। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होता क्या? पहली चीज़ तो आपको ये समझनी होगी कि a front end framework is a pre-written collection of code, libraries, tools designed to help developer build user interface and web application more efficient। अब इसका क्या मतलब है? इंग्लिश पढ़ के तो आप भी उसकी ट्रांसलेशन करके समझ सकते हैं, लेकिन आपको मैं बेसिक वो चीज़ बताता हूँ कि जिससे आपको कंप्लीट नो हाउ होगा कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क क्या है। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क एक कलेक्शन ऑफ कोड होता है जो हमें बिल्ड इन किसी भी फ्रेमवर्क को अगर हम यूज़ करके कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, उसके अंदर बिल्ड इन अपनी भी क्लासेस होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, टूल्स होते हैं जो हमें एक चीज़ को यूज़ करते एक सपोर्ट देते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रिएक्ट है। रिएक्ट फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन वो एक लाइब्रेरी ज़रूर है। इसको हम कह ये सकते हैं कि ये काम लाइब्रेरी फ्रेमवर्क वाला ही करती है, लेकिन ये एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की ना, जिसको यूज़ करके आप एक कंप्लीट, और ये बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में, और ये बहुत ही मतलब आप वाइड और काफ़ी बड़े स्कोप वाली एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं खुद एज ए एंगुलर डेवलपर हूँ, तो मैं इससे ज़्यादा प्रेफर तो यही करूँगा कि एंगुलर एक सेपरेट पूरा कंप्लीट फ्रेमवर्क है, आप उसको भी देखें इन फ्यूचर। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा आसान क्या लगता है, लाइब्रेरी या फिर वो डिपेंड करता है बाद में चीज़ों को लेकर ना, जब आप चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो मेन चीज़ हमारी ये थी कि फ्रेमवर्क ये कलेक्शन ऑफ कोड होता है, बिल्ड इन कोड होता है जो वो खुद सपोर्ट देती है हमें। कि फॉर एग्जांपल आपको कोई किस तरह की आप कह लें कि क्लास है कि जिसके अंदर वो पूरा का पूरा ना प्री बिल्ड मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, आप उसको कॉल करें, बस उसके पैरामीटर्स में वो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है या फिर वेरिएबल है वो पास करें और डाटा गेट करें या पोस्ट करें। ये मतलब डिपेंड करता है आपकी चीज़ों का आप करवाना क्या चाह रहे हैं। ये हमें एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट देते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जैसी टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही हैं, अब तो बेतहाशा चीज़ें ऐसी आ गई हैं
कि जो आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी अलग चीज़ हो जाती है, बिल्ट इन एक अलग चीज़ होती है, और बिल्ट इन चीज़ों का सपोर्ट भी अच्छा होता है। थर्ड पार्टी पे आप इसी शक में रह जाते हैं कि पता नहीं अब ये चीज़ मैं कैसे अचीव करूँगा क्या नहीं। लेकिन जो बिल्ट इन लाइब्रेरीज और फंक्शंस होते हैं ना, जो वो खुद कोई एक फ्रेमवर्क आपको दे रहा होता है कि हाँ भाई ये इसका बिल्ट इन है, हमने बना के रखा हुआ है इस फ्रेमवर्क में, आप इसको यूज़ करो। वो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ होती है। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होते क्या हैं। ये बिल्डिंग टूल्स और कलेक्शन ऑफ कोड और लाइब्रेरीज होते हैं जो किसी एक डेवलपर को, फ्रंट एंड डेवलपर को या मतलब फुल स्टैक फ्रंट एंड जिसको भी कह लें, इस डेवलपर को एक प्रॉपर सपोर्ट देते हैं कि आप यूज़र इंटरफेस, एक यूआई अच्छा क्रिएट कर सकें जो यूज़र इंटरेक्शन के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि वाई यूज़ अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, कि हमें ये सवाल उठता है कि हम इसको यूज़ करें तो करें क्यों। ठीक है। अब ये चीज़ हमारी, आप एच टी एम एल सी एस एस यूज़ कर रहे हैं, वो कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है। आप उसके आप यूज़ करते हुए आप लाइब्रेरीज ऐड करके कोई चीज़ डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वो खुद तो कोई एक फ्रेमवर्क नहीं है। तो उसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आपकी जो एफिशिएंसी है, स्पीड है डेवलपमेंट की, वो उस लिहाज से हाई क्रिएट नहीं होती जिस लिहाज से आप कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे मतलब जो हैं कंपनीज ने खुद फ्रेमवर्क ऐसे क्रिएट किए हैं कि बस आपने उस चीज़ को, जो उनके प्री बिल्ड कंपोनेंट्स हैं या फिर लाइब्रेरीज हैं, उसको मतलब ऐड किया अपने फंक्शन में, और लो जी आपकी डेवलपमेंट का एक हिस्सा जो आपको पूरा पूरा दिन लगता था इस चीज़ को डेवलप करने के लिए, खुद अपने हाथों से सोच के या फिर कहीं भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कैसे भी देखना पड़ता था ना, लेकिन अब उसके लिए स्पेसिफाई उन्होंने फ्रेमवर्क में चीज़ें रख दी हैं। फिर उसके बाद आ जाती है मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस ये किस मुराद से है कि आपकी जो जो कोड और उसकी वो एक स्ट्रक्चर सिस्टम होता है ना, उसको वेल ऑर्गेनाइज करके रखती है कि आप एक पूरे पैटर्न से अपना एक स्ट्रक्चर बनाते हो, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते अपनी एप्लीकेशन बनाते हो। बेसिक आप सिंपल एंगुलर रिएक्ट या किसी भी मतलब कोई बैकएंड आपने नहीं रखा, आप सिंपल फ्रंट एंड को यूज़ करते हैं, अपनी कोई वेबसाइट बना रहे हैं या वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो आप इस पूरे फ्रेमवर्क में भी एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है ना। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ इसको यूज़ करने की कि इसका कम्युनिटी सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये टाइम टू टाइम इसमें अपडेशन आती रहती है और वो अपडेशन आपको मिलती रहती है। जैसे एंगुलर है, एंगुलर हर 6 माह बाद या अप्रोक्सीमेट इतने अरसे के बाद वो एक वो देते हैं आपको ना, मतलब एक फ्रेमवर्क पूरा अपडेट करके दे देते हैं। जैसे अब आजकल मार्केट में अभी फ्रेश फ्रेश एंगुलर 18 चल रही है, तो अभी वो तो उसका थोड़ी देरी हुई है आई, तकरीबन 2 ढाई माह हो गए हैं। तो उसके लिए वो सपोर्ट देते रहते हैं उस चीज़ के पीछे। अब उसमें कोई अपडेशन आनी है तो उन्होंने एक उसका पैटर्न फॉलो कर दिया, जैसे 18.0.0 था पहले जब आई थी, अब वो 18.0.1 होगा, उसमें कोई चेंज आई है, वो इन्होंने एक पूरा सीक्वेंस बनाया होता है कि वो थोड़ी थोड़ी देर से बाद अपडेट करके चीज़ देते रहते हैं कि उसमें सपोर्ट रहती है। आपको कोई प्लगइन्स जो होते हैं वो ऐड नए हो जाते हैं, कोई भी तरह की चीज़ हो, कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। और उससे भी बड़ी चीज़ एक ये आ जाती है कि इन चीज़ों का पर्पस क्या है। यूज़ करने का भी कोई ना कोई पर्सपेक्टिव होता है ना, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने डिस्कस किया है कि ये पूरा एक स्ट्रक्चर अप्रोच आप यूज़ करते हो इसमें कोई भी अपनी वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप अपनी कोई भी चीज़ डेवलप करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बस इस डिस्कशन के साथ कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होते क्या हैं। पहले तो आप यही चीज़ को सोचे और समझे कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हमारे लिए यूजेबिलिटी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो फिर इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में मैं आपको ब्रीफ
जो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं ना, जैसे एंगुलर है, व्यू जेएस है, रिएक्ट है या नेक्स्ट जेएस है, इनके बारे में आपको डिटेल मैं आपको बताऊंगा। उन चीज़ों को देख के फिर आपने आगे आने वाले टाइम में इन फ्रेमवर्क्स को भी तो यूटिलाइज करना है ना, कोई किसी ना किसी एक में तो आपने अपना आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वो होगा हमारा पार्ट 2। तो मिलते हैं फिर तक। अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.